जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, ए होलिस्टिक डिस्कशन। ओके, सो इट विल स्टार्ट विद द डिस्कशंस। ओके, after that we will provide the holistic note, all the notes whatever we will discuss, proper notes, and it will be it with the highlighted form. So notes will be provided so that you can आप रिवाइज कर सकें, आप उसको और इफेक्टिव कर सकें। और फिर हम आपको इसके साथ साथ एक मेंस का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, वो आपको लिखना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको सबमिट करना चाहते हैं तो जल्दी हमारी वेबसाइट पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हम आपको एवेलुएट करके फीडबैक भी देंगे। हो सकता है 3-4 दिन लगे, बट यस, हमारे वेबसाइट पे वी आर मेकिंग आवर वेबसाइट एंड देयर विल बी द लिंक। ओके, तो मीन्स लेकिन इनकलकेट कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी कीजिए, क्योंकि इसका हम मॉडल आंसर देंगे। मॉडल आंसर में ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, वो मुझे आराम से टाइम मिलता है तो मैं उसमें ज़्यादा पॉइंट लिखता हूँ। पर एग्जाम में आपके पास कम पॉइंट होगा तो ज़्यादा पॉइंट इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होगा तो आपको रिकॉल करने में ईजी होगा। तो अगर आपको मॉडल आंसर में 8-9 अगर ऐसे पॉइंट हो तो आप डरिए नहीं। आपने अगर 2-3 भी पॉइंट लिखा है, अच्छा पॉइंट है, तो दैट इज सफिशिएंट, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, लेकिन आप स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर कीजिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मेरा बड़ा हो सकता है, आपका थोड़ा छोटा हो सकता है। कंक्लूजन थोड़ा बड़ा हो सकता है। जो आपको मॉडल आंसर दिया गया है आप आराम से थोड़ा छोटे में लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट फॉलो करिएगा। मेरा जो आंसर आपको जाएगा वो मॉडल आंसर नियर अबाउट 500-600 वर्ड्स का हो सकता है, लेकिन आपका आंसर 250 वर्ड्स में होना चाहिए 15 मार्क्स के लिए, और 150 वर्ड्स में होना चाहिए 10 मार्क्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्हाटएवर द आंसर। तो उसमें डरना नहीं है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको चौथी चीज है जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी देंगे। तो प्रीलिम्स के नियर अबाउट एवरेज 7 क्वेश्चन होगा। मे भी कभी 6 क्वेश्चन हो, कभी 5 क्वेश्चन हो, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नियर अबाउट टोटल अगर हम देखें तो अगर टोटल ईयर में देखें तो 300 डेज अगर क्लास लेता हूं मैं, इंश्योर करता हूं कि 350 से ज्यादा ही होगा। आप कम से कम लीजिए, 300 भी लीजिए तो 2100 क्वेश्चन आपको आप सॉल्व करेंगे। और अगर मॉक देखा जाए तो ये नियर अबाउट 21 मॉक पेपर के बराबर होगा। ठीक है, सेम अगर मेंस का देखा जाए तो 300 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं और यूपीएससी का 20 क्वेश्चन का एक होता है, तो कहीं ना कहीं आप 15 मॉक टेस्ट पेपर ऐसे ही लगा लेंगे। और माना जाता है कि जो प्रीलिम्स का है 35 से मैक्सिमम 35 अगर मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से सॉल्व किया है, एनालाइज किया है, तो वो काफी होता है। तो सिर्फ आपको 14 और मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और आपको हम ओपन टेस्ट में भी क्वेश्चन देंगे मंथली बेसिस पे, तो वो भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दिस करंट अफेयर्स क्लास अगर आपको लगता है कि 1 घंटा है तो बहुत डिजर्विंग है। नियर अबाउट 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है। अगर आप 1 घंटे में, मानिए 1.5 घंटे में, मानिए 2 घंटे में, आधा घंटा और ले लीजिए कि आपने रिवाइज किया टॉपिक को, फिर भी अगर 2 घंटा लेता है और 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है, और जो यूपीएससी का मोस्ट कोर एरिया है करंट अफेयर्स, वो कहीं से भी करंट अफेयर्स उठाएगा। जीएस पेपर 2 100% करंट अफेयर्स होता है। जीएस पेपर 3 नियर अबाउट 90% करंट अफेयर्स होता है। जीएस पेपर 1 में भी जाइए तो सोसाइटी का सेक्शन है, करंट अफेयर्स हो गया। कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आजकल पूछते हैं तो करंट अफेयर्स से उठा के पूछ लेते हैं, जो रिसोर्स वाला सेक्शन है। हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर्स में रहता है पूछते हैं। कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1, 2, 3 और एथिक्स की बात कीजिए तो जो केस स्टडी आती है कि किसी आईएएस ऑफिसर ने कोई डिसीजन लिया, इलेक्शन कमिश्नर ने कोई डिसीजन लिया, सीएजी ने कोई डिसीजन लिया, कोई मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं केस स्टडी तो आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यू कैन यूज। तो एक लार्ज पोर्शन, और यहाँ पे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो डिस्कशन होगा, दैट इज वेरी सीरियस, वेरी वेरी कोर टू द यूपीएससी सिलेबस। कहीं ना कहीं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के भी लिए होगा, क्योंकि जो उसके स्टेटमेंट होंगे, जैसे आज है कि वर्ल्ड वाटर डे टुडे है तो वो मेंशन है, कहीं ना कहीं स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रिपोर्ट आएंगे, तो एक साथ ही दोनों को कवर करेगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। तो अगर आप इस लेवल पे टारगेट करते हैं, यूपीएससी के लेवल का टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पीसीएस आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नीचे ही टारगेट करेंगे तो आप जाते जाते और नीचे चले जाएंगे। तो टारगेट थोड़ा ऊपर कीजिए, आप गिरते गिरते भी आएंगे तो स्टेट पीसीएस या दूसरे एग्जामिनेशन है, बैंक्स के एग्जामिनेशन है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म हियर, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं। करंट अफेयर्स में हमने इसको
होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन पूरा हो रहा था, अभी तक हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे, तो हमने पीडीएफ भी अब सोचा है कि डेली बेसिस पे देंगे। बाई 5:30 आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ओके। और मैक्सिमम 5:30 तक हम अपलोड करेंगे। रेयर केस में कभी ऐसा एक्सेप्शनल डेज हो गया कि हमने 1-2 दिन का गैप किया, नहीं किया, अदरवाइज इट विल बी वेरी रेगुलर क्लास, कंसिस्टेंट क्लास, ठीक है। और एक चीज़ और है अनाउंसमेंट की, हाँ जिस दिन होली है उस दिन हमारा क्लास उस दिन नहीं होगा, उस दिन दैट वी विल टेक ए ब्रेक, बट यस आफ्टर दैट वी विल कवर दैट डे का भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट डे का जब करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। और जितने भी पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम पे भी होगा, और जो हमारा वेबसाइट आने वाला है वेबसाइट के भी पेज पे अपलोड होगा, वहाँ रिसोर्स सेक्शन होगा, उसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी विल प्रोवाइड एवरीवेयर, ओके। सो जो पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है कि जो गवर्नमेंट ने अभी फैक्ट चेकिंग यूनिट का रूल लाया था वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, स्टे लगा दिया। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या गेस में जाता है, ओके। तो दिस विल बी फॉर द मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। देन तमिलनाडु गवर्नर्स डिफाई द सुप्रीम कोर्ट सेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी तगड़ा फटकार लगाया है कि ये क्या बना के रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि प्लीज डू दैट, और आप एकदम टसल बना के रखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट का टसल है, गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन है, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस पे बहुत से क्वेश्चन आते भी हैं। गवर्नर के रोल पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहले भी काफी क्वेश्चन आए हैं। देन पैनल स्टडी स्कोप फॉर द अल्टरिंग पावर लाइंस इनटू द बस्टर्ड हैबिटेट। जो इंडियन बस्टर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और उसका कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने पिछले जजमेंट में बोला था कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उससे वो लड़ जाते हैं, तो उसको आप अंडरग्राउंड कीजिए। तो उस पर ये है, तो मेंस के लिए जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट का आ जा सकता है, तो और जो इंडियन बस्टर्ड का स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, कैरेक्टर होगा, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस आया है, दिस इज ऑन द वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। तो यहाँ पे वाटर का जो स्कार्सिटी है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, उस पर डिटेल स्टडी है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी आएगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। न्यू कैपेबिलिटी किसकी बात हो रही है, जो अग्नि का MIRV टेक्नोलॉजी है, इसकी बात हो रही है। तो इसको हम देखते हैं, रिकैप करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ एडिशन है, कैनिस्टर किसे कहते हैं उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि पहली बार हम न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। शुड द जजेस एक्सेप्ट पॉलिटिकल पोस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। अभी हमने देखा कि जो जुडिशरी का जो जजेस का पोस्ट है वो क्वेश्चन में आ गया। अभी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के एक हाई कोर्ट के जज ने रिटायरमेंट लेते ही इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हो जाता है कि आप इंडिपेंडेंट थे कि नहीं, पहले से ही आपका जजमेंट उस लाइन में ही होगा। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी कोर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस, इस पे है कि फिनेंशियल जो कंडीशन है न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं आ पाता है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन वी विल स्टडी वाई पाकिस्तान कैरी आउट एयर स्ट्राइक इनटू द अफगानिस्तान, इसको लोकेट करेंगे, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होगा कि जो 2 जगहों पे एयर स्ट्राइक हुआ है उसको देख लेंगे। वजीरिस्तान जहाँ पे तालिबान ने अटैक किया था उसको भी देख लेंगे, लोकेट करेंगे। और लास्ट में हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है, जो शो करता है कि कैसा हेल्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का, तो प्रीलिम्स के लिए इसका बेसिक जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑन द न्यूज़पेपर, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। फ्रंट पेज पे है कि MEIL ये कंपनी है, द नेम ऑफ दिस कंपनी इज, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने सबसे ज़्यादा पेमेंट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, और किसको किया है, बीजेपी को किया है। बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने जो वहाँ की लोकल पार्टी है, राष्ट्रीय ये भारत राष्ट्र समिति,
जो चंद्रशेखर राव जी की थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश, उनकी है, आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना। ओके, सो उनको उन्होंने पे किया है। तो ये देखते हैं, इसमें सब यही डेटा दिया है कि किस पार्टी ने किसको किया है, या मैक्सिमम की क्या यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा ओवरऑल पेमेंट है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, इन्होंने 39% तृणमूल कांग्रेस एंड डीएमके को भी पे किया है। तो बढ़िया बैलेंस बनाया है। तो यहाँ पे दिखता है कि किसको कितना पेमेंट आया है। एक 3 रिलायंस ग्रुप कंपनीज है, उनका सबसे ज्यादा पेमेंट बीजेपी को गया है, 3,375 करोड़ रुपए। ओके, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी तक खेला जो है कंटिन्यू चल ही रहा है, कुछ कुछ फैक्ट आ रहा है। एसबीआई ने कहा कि अब सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप परेशान मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के बोला कि सिर्फ 2 चीजें रह गई है, बैंक अकाउंट कंप्लीट नहीं दिया है और जो केवाईसी है परचेज, और केवाईसी नहीं दिया है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का रीजन था। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है, पहले ही पेज पे कमल हसन का एक स्टेटमेंट है कि बीजेपी गवर्नमेंट फैसिस्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बन जाएगी, ऐसा बोला है। ओके, सो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज काफी सेंसेशनल न्यूज है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी के केस में ईडी ने अरेस्ट किया है। तो इसमें सिर्फ ये जानिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज पॉलिसी था, इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि क्या है ये, इसमें क्या होता है। ये एक्साइज पॉलिसी में सबसे ये जानिएगा कि दिस इज द फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या होता है, किस लिए रूल होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेज सबको आपको पता है कि जो हम लोग देसी भाषा में दारू कहते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग, सेल, टैक्सेशन कितना होगा, उस पर पॉलिसी होता है। और ऐसे कर देते हैं कि मतलब टैक्स कम करके कहेंगे कि आपके लिए जो उसके शॉपकीपर है उनको फायदा हो जाएगा, जो जो ठेकेदार होंगे फायदा होगा। फिर वो घूस देते हैं सरकार को कि ओवरऑल हमारे पॉकेट में आ जाएगा, दोनों लोगों को घाटा, ओवरऑल सरकार को घाटा। ओके, तो यहाँ पे ब्राइबरी का केस है। यहाँ पे इसमें लाइसेंसिंग का भी प्रोविजन था कि लाइसेंसिंग पैसा लेके दिया गया है, जो वेंडरिंग है, सेटिंग प्राइस है, रेगुलेशन है। यहाँ पे हुआ है कि आपने करप्शन किया है, ब्राइब लिया है और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है। तो ये केस है, देखते हैं क्या क्या है। ऑलरेडी 4 मिनिस्टर टोटल हो गए जो इस केस में जेल जा चुके हैं। पहले मनीष सिसोदिया जी गए थे, फिर हम देखेंगे संजय सिंह गए थे, फिर उनके जो कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर थे वो गए हैं। मिनिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन भी हैं, लेकिन वो इस केस में नहीं है, वो किसी और केस में है। तो यहाँ पे क्लियरिटी आई है। एक और न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, उन्होंने नोटिफिकेशन स्टे किया है जो फैक्ट चेकिंग था। तो इसको पेज नंबर 6 पे कंटिन्यू किया है, तो वहां पे डिटेल में दिया है, तो वहां पे थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक काफी बहस वाला यहाँ पे एक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आप तमिलनाडु गवर्नेंस से बोला है कि आप जो मिनिस्टर, केस ये है कि चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है कि आप इनको मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए। पोनमुंडी नाम है, इनको मिनिस्टर बनाने के लिए बोला। इन्होंने, जो हमारे गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली ये होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 164 है, वहां पे साफ साफ बोला है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर दे विल गिव द ओथ टू द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर ऐसे होंगे, मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 164 है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्रीलिम्स में कभी भी उठा के पूछ देगा, और ये काफी न्यूज में भी रह रहा है। तो 164 आपको याद होना चाहिए कि ओथ एंड इंफॉर्मेशन, जिससे अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का, और उसमें दिखा है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर होगा। लेकिन ये प्लेजर ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट प्लेजर होगा। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसकी सस्टेनेंस किसके बेसिस पे होगी, जो आर्टिकल 164 में ही है, उसका सेकंड प्रोविजन है, वो बोलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वहां पे मेजॉरिटी प्रूफ कर देंगे तो वो बेसिस बनेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का। तो यहाँ पे आर्टिकल एक बार देख लेते हैं, 164 है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिए, उसमें देखिएगा कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लेजर है, दिस इज नॉट द एंड प्लेजर। अभी आपको इसका सेकंड वाला प्रोविजन दिखाता हूं, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके,
यहाँ पे प्लेजर की बात थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। वहाँ पे मेजोरिटी प्रूव कर दिया तो आप यू कैन कंटिन्यू विद द योर गवर्नमेंट। तो दिस इज हियर। तो यहाँ पे केसेस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब हमने बोल दिया कि वो मिनिस्टर पे जितने भी कन्विक्शन था, जो सजा मिली थी, वो हमने स्टे लगा दिया, तो अब माना ही नहीं जाएगा कि अभी वो उनको कुछ सजा मिली है। अब सजा नहीं मिली है तो आप मिनिस्टर बनाइए। रूल तो ये है कि ना, जब वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा मिली तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन अब तो स्टे लगा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि क्या बना के रखा है, जब हमने बोल दिया तो आप बनाइए। आप क्या ये लगा के रखे हैं कि ये मेरा मोरल ग्राउंड है, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो ये बोले, फिर अगर आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो हमने जो स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ही जा रहा होगा ना, क्योंकि हमने स्टे लगाया। तो यहाँ पे बोला है कि कल तक हो जाना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से ऑर्डर आपको अलग से निकालेंगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ द थिंग दैट इज गोइंग ऑन। और गवर्नर का पोस्ट हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल हुआ है, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है, और इसीलिए ये काफी न्यूज में होता है। सेंटर और स्टेट के बीच में लिंचपिन होने की जगह पे ये कहीं ना कहीं गवर्नर का पोस्ट, जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है उस स्टेट में अगर उनका गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पे सेंटर उसका बहुत मिसयूज करता है। ये आप कभी भी क्रिटिसिज्म आएगा गवर्नर का तो आप लिख सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का भी बहुत ही कोर पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि पैनल टू स्टडी स्कोप ऑफ द अल्टरिंग पावर लाइंस ऑन द बस्टर्ड हैबिटेट। जो इंडियन बस्टर्ड है ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इनका क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया, बहुत कम बच्चे, नियर अबाउट 90 के करीब में, 137 के आसपास थे, शायद इनका नंबर फिर कम होके 90 के क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कि अब गए कि तब गए। उनको अब सिर्फ हम लोग फोटो में देखेंगे, रियल में नहीं होंगे। और ये इंडिया के नेटिव थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी इनको पाया जाता है, और मेनली ये गुजरात और राजस्थान में इनकी पॉपुलेशन है। तो ये याद रखिएगा। केस ये था कि इनका जो मीन डिक्रीज हो रहा था, नंबर जो लॉस हो रहा था, जो डेथ हो रहा था, वो पावर ट्रांसमिशन से लड़ के हो रहा था। आज करके आप देखते हैं कि कई हजार किलोवाट का पावर होता है, मेगावाट में भी ज्यादा। ये तार गया, और इनकी हाइट बहुत होती है। ये सबसे ज्यादा वजन के उड़ने वाले बर्ड्स में से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये है। अब बड़ा साइज है। ओके, अब ये उड़ते उड़ते आते हैं यहाँ पे, और ये इनसे टकरा के इनका तगड़ा करंट लगता है, डेथ हो जाती है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो तार हवा में लटका रहे हैं, जमीन से ले जाइए, इनको बचाना बहुत जरूरी है, भले आपका पैसा लगे। ठीक है, तो इसको लेके ये आया। और दूसरी चीज है कि जो विंड टरबाइन होते हैं उससे भी लड़ते हैं, तो उनसे भी डेथ होता है इनका। तो दो चीजें थी, तो उन्होंने कहा कि जो आप कम से कम वायर तो नीचे से ले जाइए। लेकिन ये है, हो गया कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हमारा जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पैनल बना देते हैं, वो डिसाइड करेगी कि क्या इसका ग्राउंड होना चाहिए, एक्सपर्ट पैनल, कि इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी बचाना है, और जो हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाना है उसको भी बैलेंस करना है। तो एक बार बेसिक्स थोड़ा देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो पाए जाते हैं इस एरिया में पाए जाते हैं। मेनली ये वाला एरिया है जहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। दिस इज द राजस्थान एंड गुजरात वाला एरिया है। ओके, हाइट देखिएगा, ये दे आर द, इनका हाइट काफी अधिक होता है। तो ये वाला जो एरिया है यहीं पे ये पाए जाते हैं मेनली। थोड़े बहुत इनको इस एरिया में है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है नंबर्स। ओके, तो they have the very long legged bird, okay, and heaviest flying bird। यहाँ पे है ना, heaviest flying bird of the world। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो वेट होता है 15 किलो तक होता है। एक अच्छा खासा बच्चे का हाइट 15 किलो होता है। हाइट देखिएगा 1.2 मीटर होता है, 4 फीट। हम लोग अभी 6 फीट के आसपास होते हैं, तो 4 फीट नियर अबाउट दैट विल, इतना तो होगा ही। तो दिस इज द हाइट। तो काफी हाइट इनकी अधिक होती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, सो मतलब अब गए कि तब गए, ये वाली स्थिति में है। हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग, इनको मीट के लिए भी किया जाता है। बहुत माना जाता है कि इनका मीट जो है बहुत टेस्टी होता है, तो इसके लिए भी इनका यूज है। जो नेक्स्ट न्यूज है,
Supreme Court stays the government notification on the establishing the fact checking unit. फैक्ट चेकिंग यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल लेके आया। रूल में बोला कि जो भी अब अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो हम उसको एक कमिटी बना देंगे, एक यूनिट होगा, वो चेक करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो गलत है। ओके, तो यहाँ पे होगा कि जो गलत और सही होता है कई बार परसेप्शन से होता है। अगर कुछ भी हो और अगर आप उसको गलत ठहराना तो हर चीज में आप बोलेंगे कि रिटन रिकॉर्ड दिखाओ, हर चीज का रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे होता है कि हर चीज में आप कहेंगे कि इसको हटाओ उसको हटाओ, कहीं ना कहीं ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें बोलने ही नहीं दिया जाएगा। जो भी बोला जाएगा अरे ये तो गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसा खराब है। तो कहीं ना कहीं और दूसरी चीज है कि आप खुद का जज बन जाएंगे। आप अपने ही खिलाफ केस लेके आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ बोला गया है, मेरे लिए गलत बोला गया, और खुद आप भी डिसाइड कर रहे हैं, आप ही का यूनिट डिसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं जुडिशरी है ना, जुडिशरी डिसाइड करता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर दो लोग लड़ रहे होते हैं उन्हीं में से एक को जज नहीं बनाया जाता, तीसरा आदमी जज बनता है। अगर उन्हीं में से एक को जज बना दिया गया फिर तो जस्टिस की धज्जियां उड़ जाएगी। तो यही है कि मजल्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि जो है कि इम्पैक्ट द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वुड एनालाइज बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अभी एक और जज अपना फाइनल सबमिशन देने वाले हैं अपने ओपिनियन का। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एफसीयू वुड रिजल्ट इनटू एवरी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पुलिंग डाउन द कंटेंट ऑफ द फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जाके बोलेगी कि यूट्यूब को या गूगल को या किसी को भी कि ये फैक्ट गलत है, हटाइए, नहीं हटाएंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दिस विल बी केस। और रूल जो चेंज हुआ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है उसके अंडर में आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये है। ओके, सो दिस इज द रूल दैट इज इनटू द परव्यू। और जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है और स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जो आजकल काफी फेमस है, और यस आप देखिएगा इनका कॉमेडी, नाउ ही इज इन द लाइमलाइट। तो वो भी इस केस को लेके गए थे कि कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं वाटर से रिलेटेड है। 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल काफी लाजवाब है, इसी को कवर कर लेते हैं। वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टू बिल्ड द वर्ल्ड पीस। तो इसमें एक लाजवाब तरीके से एनालिसिस किया गया है सारे पर्सपेक्टिव को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक किस कॉन्टेक्स्ट में है, वर्ल्ड वाटर डे है आज ही, तो प्लीज याद रखिएगा ये वर्ल्ड वाटर डे स्टेट पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूपी पीसेस आने वाला है। तो जब भी अगर ये वर्ल्ड वाटर डे का बहुत चांस होता है, और थीम भी पूछते हैं कि वाटर फॉर द पीस, दैट इज द थीम। ओके, तो ये तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि यहाँ पे है कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस जो अक्रॉस द वर्ल्ड है क्यों है। एक तो देखिएगा बहुत से रीजन है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, तो इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है कि जब ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो वाटर का यूज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हाई है। ओके, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, वाटर ओवर यूज, पोल्यूशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द, ये इतनी जो चीज़ है ये सब कुछ रीजन है जो कंटिन्यूसली हमारा वाटर के लिए थ्रेट है। ओके, water scarcity threat ecosystem, food security and water security and ultimately affect the peace। तो कहीं ना कहीं अगर वाटर ही नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो वी कैन नॉट सस्टेन द फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पीस नहीं रहेगा। देयर विल बी द वॉर एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर देयर कुड बी द, वो ग्लोबल लेवल पे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यू शुड बी केयरफुल। अभी जो कंडीशन है 17 कंट्रीज फेस एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ द वाटर स्ट्रेस। तो ये कंडीशन अभी 17 है, और इंडिया का भी केस ऐसा है कि इसके भी बहुत से स्टेट हैं जिसमें जो रेशियो जा रहा है कि कंजप्शन, वाटर कंजप्शन टू द अवेलेबिलिटी रेशियो वो मोर देन 100% है। मीन्स आपको जो आपके लिए रखा गया है 100 रुपये हर दिन का रखा गया है और आप यूज कर रहे हैं 130 रुपये, 170 रुपये, ऐसे आप यूज कर रहे हैं। तो यही 100 से ज़्यादा परसेंटेज हो तो ग्राउंड वाटर कंजप्शन ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। तो कहीं ना कहीं कैसे हम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि अगर 12 महीने का आपके पास मंथली इनकम हो
एक ही साथ पैसे रख दिया गया हो, और अगर 130-30 रुपए 100 की जगह पे आप निकालेंगे तो आप 8 ही महीने में सब खर्च कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने आप कैसे जिएंगे। तो ऐसे ही अगर वाटर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो जो बाद में आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज़ रिमेंबर। दूसरी चीज है कि इंटरमिटेंट फ्लो भी है रिवर्स का, खासकर जो रिवर अब हमारे साउदर्न एरिया में है, जो हिमालयन से नहीं है, तो वो पेरेनियल रिवर है। ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ और भी रीजन है, जैसे कि इनएप्रोप्रिएट कैचमेंट ट्रीटमेंट मेजर, बैड डिजाइन, पुअर मेंटेनेंस वाटर बॉडीज एंड मोस्ट रिजर्वॉयर्स एंड वाटर बॉडीज वेटलैंड हैव द सिल्टेड अप एंड रिजल्ट इनटू द रिड्यूस्ड स्टोरेज कैपेसिटी। सो ये सब भी रीजन है, क्योंकि एक तो हमारा जो मानसूनल पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है, और जो हमारा मैक्सिमम स्कार्सिटी पाई जाती है वो अप्रैल मई में पाई जाती है। ओके, अलग से जो वो तो नेचुरल हो गया, मैन मेड देखिएगा, ट्यूबवेल की डेंसिटी या नेटवर्क ज्यादा है। अब हर जगह ट्यूबवेल बनाया जाएगा तो लोग अंधाधुंध पानी निकालते हैं। और ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका फील्ड है और यहाँ पे ये पौधे लगे हैं, जो पानी होगा वो फ्लड कर दिया जाता है फील्ड में। तो ये होता है कि जरूरत से ज्यादा पानी हमें देना पड़ता है, केवल हमें यहाँ पानी की जरूरत होती है। लेकिन ट्यूबवेल में होता है कि पंपिंग सेट से यहाँ पाइप लाके पानी बहा दिया जाता है, पूरे फील्ड में ये पानी जाता है। तो कहीं ना कहीं दैट ये एफिशिएंट नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, सब्सिडाइज होती है, तो रात भर चला के सो जाते हैं, वो एक खेत से 2 खेत और रोड तक पानी आ जाता है। ओके, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज वाटर एंड द ग्रे वाटर पर्टिकुलरली इनटू द अर्बन एरिया। अगर डिस्चार्ज हम करेंगे जिस वाटर बॉडीज में गंदे पानी और जो केमिकलाइज वाटर है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे वाटर बॉडी को ही पल्यूट करती है। Then rain-fed region into the India cover near about 48% of the land area and contribute 45% of the gross agriculture product. तो रैन-फेड एरिया में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो फूड बास्केट के जैसे काम करता है। ओके, तो हमें क्या अप्रोच करना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है कि हमें एक बैलेंस अप्रोच लाना चाहिए, कि हमें ट्रेडिशनल इंडिजीनियस मेथड एंड न्यू टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करना है। इंडिजीनियस मेथड जैसे कि आपको रिजर्वायर बनाना है या कि छोटे छोटे बॉल बनाना है, जो होता है ना कि पानी कंजर्व कैसे करें। राजस्थान में जाइएगा, उनका अलग तरीका है, बाड़ी बनाते हैं, और आंध्रा तेलंगाना में अदर मेथड है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है, लोगों को उसका नॉलेज है, और हमारे लोकलाइज कंडीशन के अनुसार इफेक्टिव भी होता है। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर सकती है। जैसे कि इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन करना है, तो कहीं ना कहीं माइक्रो इरिगेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब ट्यूबवेल में आप पूरे में फ्लो करा दे रहे हैं, लेकिन जब आप माइक्रो में करते हैं तो इसके एकदम जो रूट होता है उसके पास से आप लेके जाते हैं पाइप, और पाइप केवल वाटर इसके जड़ के पास से गिराता है, तो आसपास जो होता है पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है कि अगर आप पूरे फील्ड में पानी फैला दे तो छोटे छोटे वीड भी आ जाते हैं, जो घास फूस हो जाते हैं, तो उसमें अलग से वाटर वेस्ट होता है। तो जब अगर आप माइक्रो इरिगेशन करते हैं तो सिर्फ इसके जड़ में देते हैं, यहाँ पे पानी नहीं है तो ये घास फूस उग ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके भी पैसे बच गए। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी लॉन्ग टर्म के हो सकता है। इनिशियल पैसे लगेंगे लेकिन बाद में ये इफेक्टिव हो जाता है। द वाइटल रोल ऑफ द रेन हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रेन हार्वेस्टिंग का ही एक तरीके से काफी रोल है। एक रेन हार्वेस्टिंग क्यों? क्योंकि हमें जो वेस्टेज हो रहा है उसको बचा लेंगे। ऑलरेडी जो हमारे पास ओवरऑल वाटर की कमी नहीं है, मानसून में बारिश ज्यादा होती है, फिर 6 महीने तक बारिश की कमी हो जाती है, 6-7 महीने विदाउट वाटर का होता है। तो जो पानी आता है एक ही बार इकट्ठा आएगा। मानसून में आप देखिएगा कि रिवर्स में काफी फ्लड आ जाता है वही, लेकिन उसके बाद आते आते मार्च अप्रैल तक वापस सूखा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, इसमें क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में है कि कभी भी बारिश आए तो यहाँ पे एक टैंक बना लेंगे, चारों तरफ से जो पानी बह के यहाँ पे आएगी। दूसरी चीज ये भी है कि जो घर के भी खराब पानी है, जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, उसके भी पानी आएंगे, लेकिन ये है कि फिल्टर होके आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पोल्यूशन है वो वाला इश्यू नहीं रहता है। यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो क्लीन वाटर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी दैट कि फिल्टरिंग कैसे करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। अब ये टैंक हुआ जहाँ से चारों तरफ से पानी आया। ओके,
पानी आया और उसके बाद इसको इकट्ठा करके जो मेन जहाँ से पानी की सप्लाई आपके घर में जाएगी, ये वाले में इकट्ठा करके ला दिया। यहाँ पे हमने सैनिटाइजेशन फिल्टर सब लगा के ऐसा हम लोग उसको ड्रिंकेबल बना लेते हैं, ओके, यूजेबल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोथ इन सीटू एंड एक्स सीटू होता है कि आप घर के पास भी बना लें तो इन सीटू हो गया घर ही की जगह पे। अगर घर के दूसरे गांव में ले जाके, अगर घर के पास जगह नहीं है जैसे अर्बन एरिया में नहीं है, तो आप कहीं बाहर बना लें, एक जगह इकट्ठा करें, तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। तो इन सीटू एंड एक्स सीटू दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी एफर्ट मार रही है, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, गांव का पानी गांव में, खेत को पानी, ये सब प्रोग्राम है। और पीएम कृषि सिंचाई योजना, वाटर सेड मैनेजमेंट, मिशन अमृत सरोवर एंड जल शक्ति अभियान, ये जितने भी हैं ये गवर्नमेंट का एफर्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट मार रही है ताकि हम थोड़ा जो भी मैनेजमेंट है बेटर तरीके से कर सकें, वाटर बचा सकें और वाटर का एफिशिएंट यूज कर सकें। There is also an emphasis on the water conservation and water conservation में सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वाटर कंजर्व करेंगे, उसके लिए हम जो वाटर बॉडीज टैंक हैं उन सबको हम सेफ गार्ड करेंगे, उनको फिर से डेवलप करेंगे, वाटर सेड डेवलपमेंट। लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है फॉर द रिवाइवल ऑफ द पॉन्ड्स, ये हमें प्रोटोकॉल एक लाना पड़ेगा। ओके, एंड कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, इकोसिस्टम सर्विस इन ईच ऑफ द वाटर बॉडी, इसका भी हमें डेटा होना चाहिए ताकि हम पॉलिसी जो बनाए वो बेहतर हो बना सकें। एडिशनल स्टेप क्या लेंगे? एडिशनल स्टेप जैसे मॉनिटरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर का कब क्या कंडीशन रह रहा है, कहाँ पे ज्यादा यूज है, कहाँ पे कम यूज है, ताकि उसी अनुसार पॉलिसी बना सके। जहाँ पे वाटर ग्राउंड वाटर लेवल काफी कम चला गया तो वहां पे हम अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रूल बनाएंगे, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड इंस्टॉलिंग द वाटर मीटर, तो वाटर मीटर और ये दोनों कनेक्टेड है। वाटर मीटर लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि कौन कितना वाटर यूज कर रहा है, और प्राइसिंग लगा देंगे तो पैसा लगा देंगे, तो जितना यूज कीजिएगा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वाटर के केस में अगर कोई भी चीज हो अगर आप मुफ्त में देने लगते हैं तो उसका मिसयूज बढ़ जाता है। और थोड़ा भी पैसे लगा दें आप, बर्डन ज्यादा फार्मर्स का मैटर है तो आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं, तो आप कम ही लगाइए। आप छोड़िए, आप 5 रुपए 6 रुपए की छोड़िए, आप सिर्फ 5 पैसा लगा दीजिए। अगर 100 लीटर पे भी 5 रुपए देना पड़ेगा तो एक बार फार्मर सोचेगा कि अरे नहीं करना है क्योंकि 5 रुपए भी देना पड़ रहा है, बट चीजें एकदम मुफ्त हो तो वहां पे नो वन कैन थिंक। लेकिन जहां पे भी अगर आपने 1 रुपए भी लगा दिया, जैसे कि दिल्ली का केस है 200 इलेक्ट्रिसिटी एकदम फ्री है, लेकिन अगर उस पर 1 रुपए भी लगा दिया गया कि 1 रुपीज 200, 1 रुपए छोड़िए 25 पैसे 1/4 रुपीज, अगर 200 रुपए के लिए 25 रुपए भी लगा दिया जाए, 50 लगा दिया जाए 25 पैसे के हिसाब से, तो भी लोग सोचेंगे कि ठीक है 50 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर एकदम मुफ्त कर दिया गया तो कहीं ना कहीं पीपल डू नॉट हैव द फियर। तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग जरूरी है, लेकिन यस इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी द अफोर्डेबल फॉर द पुअर पीपल। फिर साथ में हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एंड आईओटी बेस्ड ऑटोमेशन भी ला सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन का मैंने फायदा दिखाया आपको। इंटरनेट ऑफ द थिंग बेस्ड ऑटोमेशन क्या होगा, जैसे कि आप हर चीज अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से कंट्रोल करें, ये ऑटोमेशन हो जाता है। इंटरनेट ऑफ द थिंग, जैसे आप यहाँ पे सोचे कि आपने इस घर का जो ये स्टूडियो है इसका आपने ऑटोमेशन कर दिया। मैं कभी भूल के लाइट चला गया घर के बाहर, अगर मेरे पास मोबाइल से ही स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का तरीका है, ये लाइट का, फैन का, एसी का, ये जो बोर्ड है इसका, तो मैं भूल के चला गया, क्या ये क्या था, अरे वो तो भूल गया, स्विच ऑफ नहीं किया। अगर मुझे वापस गाड़ी से लेके आना हो तो मैं नहीं आऊँगा, काफ़ी दिक्कत होगा, और आऊँगा भी तो फिर तो पेट्रोल लगेगा ना, ऑलरेडी खर्च हो जाए। लेकिन अगर मैं मोबाइल से वहीं से ऑफ कर दूँ तो तुरंत मैं इजीली कर लूँगा, सेव, आने जाने का भी पैसा कम हुआ, जो फ्यूल खर्च होता है वो भी कम हुआ, लाइट भी बच गई। तो ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई फार्मर्स है अपने खेत में पंपिंग सेट चला के भूला है, घर पे आया याद आया तो वो वहीं से कर देगा, तो ऑटोमेशन का ये यूज हो सकता है। प्रमोटिंग द कम्युनिटी अवेयरनेस एंड द पार्टिसिपेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये होगा कि जो कम्युनिटी है अगर एक साथ डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं उससे क्लोजनेस आ जाता है और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। मेजरिंग सच एज द रिड्यूसिंग लॉस इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप देखते होंगे, आपने देखा ही होगा, कभी आप गाड़ी से जा रहे हैं देखते होंगे जो सप्लाई वाला वाटर है वहां से लीकेज होता है, पानी बह रहा होता है, और उससे
हजारों लीटर पानी बह जाता है, तब जाके कोई आके उस पर कार्रवाई होती है। कई बार तो महीनों तक नहीं होती है। तो उससे सिर्फ पानी ही लॉस नहीं होता है, जो आसपास के रोड है जाम लगेंगे, तो जो जाम लगेगा तो आने जाने में रास्ते में जाम लगेगा, तो गाड़ियां स्लो चलेंगी और कहीं ना कहीं वहां पे फ्यूल जलेगा, कार्बन एमिशन हुआ, रोड खराब हो जाता है। अगेन रोड, अब पानी वहां पे लग जाएगा तो रोड में गड्ढे पड़ जाएंगे, तो फिर स्पीड कम होगा, फिर वहां पे जाम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से इसका रिपेयरिंग, इस पे ध्यान देना चाहिए। ओके, इनेबलिंग द इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन ऑफ द रिसर्च इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। अब अगर सब अलग हैं, फार्मर्स अलग खेती कर रहे हैं, रिसर्चर अलग खेती कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है अलग तरीके से डेवलपमेंट बना रहे हैं, तो अब फार्मर को खेत है कि अरे हमें यूरिया ज़्यादा चाहिए, या हमें प्रोटॉन, ये फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, ओके, तो कुछ भी सल्फेट ज़्यादा चाहिए। अब उसको जरूरत उसकी है, इंडस्ट्री कुछ और डेवलप कर रही है, उसके नीड के अनुसार इंडस्ट्री बढ़िया बना रही है, लेकिन उसके खेत सिर्फ आधे, मुश्किल से 1 हेक्टेयर भी नहीं है, और जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है 5 हेक्टेयर के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब सब एक साथ वो मिलते हैं, इंडस्ट्री जानती है इनकी नीड क्या है, तो उसी अनुसार वो उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। और जो एकेडमिया है, अगर वो जान जाती है दोनों का नीड है कि अच्छा इंडस्ट्री को ये प्रोड्यूस करना है और फार्मर्स को ये नीड है, तो वो फार्मर्स के लिए टूल, जो टेक्नोलॉजी बनाएगी उसी अनुसार रिलायबल बनाएगी। जैसे कि हमें पता है कि फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, जो फीमेल है ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमें जो टूल्स बनाना है कुछ भी, जैसे हमें पानी ही चारों तरफ इरिगेट करना है, या हमें फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, छिड़कना है, तो कहीं ना कहीं वो वीमेंस को कैसे सहूलियत होगा कि साड़ी पहन के कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो उस अनुसार बनेगा। अगर नहीं इंटरेक्ट करते, उनको पता ही नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज में रहे, सिटीज में रहे, खेत में गए ही नहीं कि वो कौन काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दे विल नॉट एबल टू थिंक। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन चाहिए हमें इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रिसोर्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने स्कीम पढ़ा है प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना, वो मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में है। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया हो आपको, और दिया गया है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज इसको क्लिक कीजिएगा। क्या फोकस एरिया? एक्सपैंडिंग कल्टीवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन, ये मेन एरिया है। इसके 3 कंपोनेंट है, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड वाटर सेट डेवलपमेंट, ये हो गया। वाटर सेट मैनेजमेंट में ये किसके अंडर में आती है? रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो इसका भी वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप जब भी चाहें, ज़्यादा आपको जरूरत है इंफॉर्मेशन, गो। फोकस कहाँ पे है इनका? कंजर्विंग द सॉइल एंड वाटर रिसोर्स, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द रेनफेड एरिया। ओके, सो वाटर सेट जो डेवलपमेंट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ वाटर ही प्रिजर्व नहीं करता है, ये फॉरेस्टेशन का भी काम करेगा। उस एरिया में लैंड इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसके लिए भी काम करेगा। यहाँ तक कि लाइवलीहुड भी जनरेट करने की कोशिश करता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर, फॉरेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, लाइवलीहुड जनरेशन सारे एरिया में है। मिशन अमृत सरोवर क्या है? ये डेवलपिंग एंड रिजुनोवेटिंग 75 वाटर बॉडीज इन द ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये टारगेट है कि कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडी सूख रहे हैं या पोल्यूटेड हो गए हैं या उसमें ज़्यादा ब्लीचिंग हो गया है, कोई भी केस है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम इसको रिजुवनेट करेंगे। और जो गोल है 75 का है। जल शक्ति अभियान ये कैंपेन बेस्ड है, अगेन वाटर मैनेजमेंट को ही लेके है, वाटर कंजर्वेशन को है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो 2 का जल शक्ति मिनिस्ट्री है और 2 का रूरल डेवलपमेंट है। जो अमृत सरोवर है रूरल डेवलपमेंट एंड द वाटर सेट है रूरल डेवलपमेंट है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 के अंडर में, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, किसी के भी केस में ये पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2024 इज द वाटर फॉर पीस। ओके, अंडर दिस कोर्स द वाइटल रोल ऑफ द वाटर इन द fostering peace and enhancing the quality of the water. Discuss the significance of this theme in the context of the India's water challenge and importance of adopting an integrated approach to the water management. 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क्स का है। ओके, सो कैसे आप स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट के लिए मैंने आपको फॉर्डर पॉइंट दिया कि क्या क्या नीड है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, वाटर का सिर्फ 2.4% वाटर, फ्रेश वाटर है, और जो पॉपुलेशन है 17% है वर्ल्ड का। तो कहीं ना कहीं जो जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, तो उसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा।
ओके, वाटर फॉर पीस, कहीं ना कहीं आप इसमें ये भी कॉन्टेक्स्ट ला सकते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आप इंडिया के चैलेंज पे आ जाएंगे कि क्या है वाटर नीड। ओके, कैसे कैसे चैलेंजेज है आप देखेंगे कि ये आप मेंशन कर सकते हैं कि जो मानसून होता है उसी पीरियड में मैक्सिमम 80% वाटर जो इंडिया का है मिलता है, बाकी 15% अक्रॉस द होल ईयर में आता है, तो एक ही बार ज़्यादा आएगा, तो वाटर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आप बोलेंगे जो पेरेनियल नेचर ऑफ द रिवर्स है साउदर्न स्टेट्स में, वो लिखिएगा, तो ये सब चैलेंज में आ जाएगा। फिर इलेबोरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एडॉप्टिंग एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द वाटर मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं इसको लाना है, क्योंकि इरिगेशन नीड ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप, ऑल को इंटीग्रेट होके ही वाटर बचाया जा सकता है। इंडस्ट्री का भी यूज आपने देखा, इंडस्ट्री का जो वाटर यूज में है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का है, फिर इंडस्ट्री, फिर हाउस होल्ड का है, फिर इंडस्ट्री का है, ये याद रखिएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियर अबाउट 72% जो है वो इंडस्ट्री का है। एक बार मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, जस्ट लेट मी शो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल यूज इज मिनिमम, मैक्सिमम यूज जो है एग्रीकल्चर का 72%, म्यूनिसिपल जो है वो यही हाउस होल्ड हो जाएगा, और इंडस्ट्रियल यूज है 12% है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए आपके काम आएगा, मेंस में भी आप उसका फोर्डर पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, यू हैव टू राइट द दिस वे, और फर्दर आप जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है उसको आप लिख लीजिएगा, और लास्ट में सजेस्टिव रिमार्क विद ए पॉजिटिव टोन, कि कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपका टोन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है न्यू कैपेबिलिटीज इंडियाज एंड द अग्नि 5 विद द MIRV। तो यहाँ पे ये हमारे एडिटोरियल पे ही है, हियो न्यू कैपेबिलिटीज चॉइस ऑन द अग्नि 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि जो MIRV है, मल्टीपल टारगेटेड इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। इसको याद रखिएगा, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टारगेट क्योंकि एक साथ डिलीवर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ऑन द सिंगल मिसाइल, और ये री एंट्री कराना है। ये देखिएगा, जैसे कि इस मिसाइल का नाम से ही इसका क्लियरिटी आ जाएगी। ये मिसाइल निकलेगा यहाँ से, ये ओके, ये यहाँ पे जाएगा, एकदम हाइट पे जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये आउट ऑफ एटमॉस्फेयर जाएगा, एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, अब एटमॉस्फेयर के अंदर एक बार दोबारा आएगा प्रोजेक्टाइल मिशन के। ठीक है, जब अंदर आएगा तो यहाँ पे आके उसके कई टारगेट हो जाएंगे, यहाँ पे वो इस्लामाबाद को, यहाँ पे वो लाहौर को, यहाँ पे रावलपिंडी को, एक साथ कईयों को टारगेट कर सकता है। ओके, गुस्सा आ गया तो कंधार को भी अटैक कर सकता है। ओके, गुस्से पे है, गुस्सा आ गया तो वो इसका टारगेट हम बीजिंग भी लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टारगेट की बात हो रही है, तो ओके, जस्ट आई एम इमेजिनिंग, दिस इज जस्ट एजम्पशन, हम किसी को अटैक नहीं कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल टारगेट है और रे एंट्री है, यही इसकी खासियत है। अब एक मिसाइल से हम कई सिटीज पे अटैक कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग यू शुड रिमेंबर। मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम है, और कौन डेवलप कर रहा है इस टोटल मिशन का नाम मिशन दिव्यास्त्र है। तो बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, तो प्लीज याद रखिएगा। रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसको डेवलप कर रही है। तो प्लीज रिमेंबर, इसकी जो कैपेसिटी है 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ओके, कैनिस्टराइजेशन फॉर द इम्प्रूव्ड हैंडलिंग एंड ऑपरेशन, कैनिस्टराइजेशन है, कैनिस्टराइजेशन का मतलब एक सील्ड पैकेट, इस तरीके का सील्ड पैकेट है, उसके अंदर मिसाइल होगा ऐसे, और ये ट्रांसपोर्टेबल है, कहीं पे भी जाएगा। इसको कैनिस्टराइजेशन ऐसा इसमें इनबिल्ट सिस्टम है कि ये अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कोई डैमेज नहीं आएगा, शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम मूव कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। कल को हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, परसों पता चला 2 दिन बाद कि अरे नहीं राजस्थान में भी अटैक करना है, वहां से 2 गाड़ी भेज देंगे। कल को हमें पता चला वेस्ट बंगाल है, हमें एक जगह फिक्स नहीं करना है, दिस इज रेडीमेड रहेगा, इसमें जाके यहाँ पे बना रहेगा, बस छोड़ देना है। दिस इज द मीन कैनिस्टराइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं रेडी टू लॉन्च एंड क्विक टू डिप्लॉयड एंड एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ है, टूट फूट नहीं होगी तो ज्यादा दिन चलेगा। ये एक है कैनिस्टर, यहाँ पे कैनिस्टर से डायरेक्ट इसको टेस्ट कर दिया, डायरेक्ट फायर किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। इंडिया के पास ऑलरेडी एक और अचीवमेंट है कि हमारे पास एंटी सैटेलाइट है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके जस्ट पहले इसका टेस्ट हुआ था मिशन शक्ति के नाम पे।
याद है 27 मार्च इसी महीने की बात है, इलेक्शन भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में होने वाला था। ओके, इंडिया फर्स्ट एंटी सैटेलाइट टेस्ट अंडर द मिशन शक्ति, ये तभी हुआ था। हमने प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी सुना था कि या हम स्पेशल कैटेगरी में आ गए थे। और इस मिशन में हमने क्या किया था, 300 मीटर दूर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उड़ा दिया था। ओके, तो सैटेलाइट का क्या है कि सैटेलाइट जैसे ये अर्थ है और हम सैटेलाइट यहाँ पे बना के चारों तरफ भेजते हैं और ये चक्कर चलाता है, मतलब सैटेलाइट को यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ये चक्कर चलाता है और यहीं से हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, इंटरनेट हो या ऑब्जर्वेशन हो या रिस्क ऑपरेशन हो, यहाँ से डेटा भेजता रहता है। यहाँ पे देखेगा भी, आंख लगा के ये चारों तरफ देखता भी रहता है। ओके, इंटरनेट के लिए भी काम आता है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया के जो देश हैं उनका मेनली जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, सैटेलाइट पे। सैटेलाइट अगर अटैक कर दिया तो मैक्सिमम चीज विल बी, उनका एक तरीके से एंड हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम चीज जैसे बैंकिंग सिस्टम है, एयरपोर्ट सिस्टम है, मैक्सिमम एक्टिव नहीं रहेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ये इंपॉर्टेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि ये इंडिया का जो है, इंडिया सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इन द केस ऑफ अगर न्यूक्लियर केस पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ तो इंडिया जो अटैक करेगा सेकेंड स्ट्राइक वो काफी तगड़ा होगा। इंडिया का जैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पढ़ेंगे तो पहला बोलता है कि हम जिस देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है उस पर तो अटैक ही नहीं करेंगे, जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है उस पर भी अटैक नहीं करेंगे जब तक कि वो हम पे अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट अटैक करेगा उसके बाद हम अटैक करेंगे। तो ये लगता है वीक पर्सन है कि मारेगा ही नहीं, एक चाटा मार दिया तो भी नहीं मारेगा, तब मारेगा बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे है कि वो नहीं डरेगा। फिर ये जब नेक्स्ट अगला वाला वर्ड आप जब बोलते हैं कि जब रिटेलिएट करेंगे, अगर एक भी अटैक हो गया तो जो हमारा अटैक होगा वो पूरे मिटा दिया जाएगा देश को। मासिव अटैक होगा, मासिव रिटेलिएशन इन द केस ऑफ द फर्स्ट स्ट्राइक। अगर एक चाटा भी मार दिया उसके बाद तो फिर यू विल बी नॉट देयर। वो बोलते हैं ना कि एकदम मिटा दिए जाओगे मिट्टी में, तो यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये है, तो ये दिखाता है कि इंडिया का पावर है। और जो हमारे पास उसके लिए होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस होना चाहिए, कि हमारे पास इतने बम होने चाहिए कि ये दिखा दे कि यस अगर एक अटैक हुआ तो फिर उसके बाद यू विल बी नॉट ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, गायब हो जाएंगे। तो अगर मल्टीपल अटैक एक मिसाइल से हो गया तो ये प्रूव कर रहा है ना कि एक बार मारेंगे पूरा लाहौर, रावलपिंडी सब चला जाएगा, इस्लामाबाद। ओके, तो दिस इज द इंडियाज कैपेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको और अच्छा हमें क्रेडिबल बनाता है। क्रेडिबल बना दिया भाई, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। ओके, इंडिया का ऑलरेडी है जो डिप्लॉयमेंट है कि हम सबमरीन से भी न्यूक्लियर वेपन का अटैक कर सकते हैं। अरिहंत हमारे पास है, आईएनएस अरिहंत, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अरिहंत का ये है कि वो सिर्फ अभी एक ही टारगेट पे करेगा। अगर अभी इसका MIRV वाली टेक्नोलॉजी इसमें ऐड नहीं हुई है, अब इसका धीरे धीरे इसका परीक्षण होगा, उसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वो भी हम अचीव कर जाएंगे। दिक्कत ये है कि ये सब चीजें हमने बड़ी बड़ी बातें कर दी, नेस्तानाबूद कर देंगे, मिटा देंगे। ओके, लेकिन दिक्कत है मिटाने के चक्कर में आदमी खुद भी मिटता है। ओके, अब क्या है, पाकिस्तान एंड चाइना के पास ऑलरेडी है MIRV टेक्नोलॉजी, अब वो और बढ़िया बनाएंगे। अब कंपटीशन हो जाता है ना, इसको आर्म्स रेस कहते हैं, कि आपके पास अगर तलवार है तो हम बंदूक खरीद के लाएंगे। अब वो बंदूक खरीद के लाए तो वो मशीन गन लेके आएंगे। अब मशीन गन वहां पे आ गया तो अब मुझे डर लगेगा, मैं तोप लेके आऊंगा। अब मैं तोप लेके आया, वो मिसाइल लेके आएगा, मिसाइल लेके आया तो उससे भी बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएगा। ये बढ़ते जाता है। हम अपना पैसा खाना पीना और अपने सुख सुविधाओं पे छोड़ के यही हम बम, हथियार, तलवार यही खरीदेंगे। यही होगा, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अब एक दूसरे में के कंपटीशन में मैक्सिमम मनी जो है वो उनमें लगेंगे, तो वो अपने इंडस्ट्री पे नहीं ध्यान दे पाते हैं, अपने और सभी एरियाओं पे ध्यान नहीं दे पाते। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट न्यूज जो है ये तमिलनाडु में क्या पॉलिटिकल सीन है उसको लेके है कि वहां पे 3 मेन अभी हो गए हैं, पहले 2 हुआ करते थे, DMK एंड AIDMK। बीजेपी की भी एंट्री अब हो रही है काफी, प्राइम मिनिस्टर का एंड बीजेपी के जो ऊपर के जितने भी नेता हैं उनकी काफी एंट्री हुई है। तो उसको लेके हम देखते हैं कि दिस हैज बिकम इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, शुड द जजेज एक्सेप्ट ऑफिशियल पोस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये फोटो देखिएगा, इस टाइप के फोटो है। ये हाई कोर्ट के जज हैं।
ये भी इनको भी लग रहा होगा कि ये सच में ऐसे हो सकता है क्या? दिस इज द केस। अगर आप अपना रीढ़ की हड्डी इतनी वो लचीला बना देंगे, तो इफ यू डोंट हैव द स्पाइन, दिस इज द कंडीशन, ऐसे हो जाता है। हाई कोर्ट का बहुत ही हाई वैल्यू था, जो जुडिशरी है काफी पावरफुल बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल बनाया था कि उनको झुकना ना पड़े गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना काफी जरूरी था। और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन जब गवर्नमेंट उसकी धज्जियां उड़ाएगा तो कोर्ट को ही दिया गया था पावर कि यही बचाएगा। लेकिन अगर कोर्ट के जो जजेज हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, उसके जज हैं, उनकी ये हालत है। अब जज, ऐसा माना जाता है कि जो जज स्ट्रांग होते हैं वो बुला बुला के डांटते रहते हैं आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर को, कह रहे ये कैसे किया, ये नहीं किया, कल आना कोर्ट में। ऐसे ऐसे केस होते हैं। दिस इज द पावर। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आगे, इफ यू विल डोंट हैव द स्टैंडिंग, सो यू विल हैव द कंडीशन दैट वट एवर द पावर दैट इज गिवन, वो कम पड़ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे अब डिस्कशन ये होने लगा है कि क्या हमें कोई रूल लाना चाहिए कि जो अगर जज है तो तुरंत वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं, तुरंत पॉलिटिकल टोर नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे दो लोगों का इस पे है। अभिजीत, ये जो जज है उनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, ये वेस्ट बंगाल के थे। और इन्हीं के केस में आ रहा है कि क्या हमें रूल लाना चाहिए ताकि जो जुडिशियल, ऐसे अगर जज जाके ऐसे करें और वो तुरंत इलेक्शन लड़ने लगे, रिजाइन देंगे, तो लोगों को यही लगेगा ना जो जजमेंट दे रहे थे उनके फेवर में दे रहे थे, क्योंकि उनको लड़ना था कुछ ना कुछ, तभी तो टिकट मिलेगा। तो क्या एक कूलिंग पीरियड होनी चाहिए कि क्या? एक तो पहली बात कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन नहीं किया है कि आप, ऐसा नहीं है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई लॉ लाया है या कोई रेगुलेशन है या कुछ ऐसा है। लेकिन एक चीज है, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल कंडक्ट 2002 में लाया गया था। और दुनिया भर के जज और मिल के एक एथिकल कंडक्ट लाए थे 2002 में। उनमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कि जो कोर वैल्यू होना चाहिए जजेस का, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्रोप्राइटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस एंड डिलीजेंस होना चाहिए। ये कोर होना चाहिए। और कभी भी आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अगर क्वेश्चन आता है और आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ द जुडिशियल कंडक्ट लिख दिया, तो आप ऐसे ही 1-1.5 नंबर ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और उसमें से अगर ये पॉइंट्स अच्छे से लिख दें कि और इजी भी है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मल आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल बायसनेस, यही लिखा है ना। ओके, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द सोलरली ऑन द लॉ एंड एविडेंस, यही होना चाहिए। कॉमन सेंस, जो जो अच्छी चीजें हुए वो यहाँ पे लिखा होगा कि दिस हैज टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड वैल्यू and avoid the conflict of interest. So please remember all this thing. Okay. नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि लॉ कमीशन ने भी कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कही है क्या, कि ऐसा बोला गया कि आप रिटायर हो जाइए, 3 साल तक आपको चुपचाप बैठना है ताकि आपका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत नहीं ज्वाइन कीजिए कि आप तो 1 साल तक डायरेक्ट डिसीजन ही वैसे देंगे ना, 2-3 साल बाद आपके कंडक्ट कुछ अलग हो जाएंगे। तो कूलिंग ऑफ पीरियड बहुत ही होना चाहिए। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे जस्टिस दीपक गुप्ता कहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज, वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो उनका प्री रिटायरमेंट जजमेंट के बेस पे होता है। और पब्लिक ऐसा देखती है, पब्लिक को ये लगने लगता है अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का पब्लिक की आंखों में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो नहीं अपने आप को सस्टेन कर पाएगी, उसके कुछ वैल्यू ही नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पीपल को लगना भी चाहिए कि हाँ, अगर जुडिशरी है तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। दूसरा एक सजेशन है कि जो हमें यूएस का प्रिंसिपल है कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो लाइफ टाइम टेन्योर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि नहीं, आप रिटायरिंग एज बढ़ा दीजिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं करेंगे क्योंकि न्यू एंट्री नहीं हो पाएगी, फिर एक ही वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यूएस में ऐसा है, लेकिन यूएस भी उसको रिकंसीडर कर रहा है, उसको भी हटाने के चक्कर में है। ओके, बाद में ये कहा गया है कि डायरेक्ट किसी कमीशन का हेड बनाने, जो पोस्ट रिटायरमेंट होता है, जैसे आपको किसी कमीशन का हेड बना दिया जाता है या गवर्नर बना दिया जाता है, तो ऐसे केस में कहा है कि जब भी अगर जैसे डिफरेंट ट्रिब्यूनल सर्विसेज है उन्हीं में डेवलप किया जाए और उन्हीं पे ग्रेजुअली इवॉल्व किया जाए और उन्हीं के ऑफिसर्स को बाद में जाके जज बना दिया जाए या हेड बना दिया जाए, चेयरपर्सन बना दिया जाए, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। और ये सब डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ यंग पीपल दे कैन टेक एंट्री, न्यू थॉट आ जाएगा। ओके, तो लैटरल एंट्री की जरूरत नहीं है। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको जब भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करना है तो इस ही लाइन में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फिनेंस। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीके से देखा जाए कुछ रिस्क है, लेकिन उसके बेनिफिट भी बहुत है। लेकिन ये दिक्कत है कि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है फिनेंसिंग में तो बहुत कम है। अकाउंटेबिलिटी छोड़िए, उनमें फिनेंसिंग ही बहुत कम है, फिनेंसिंग बहुत कम है। ओके, तो अब वही देखते हैं कि उसके लिए अभी हमने देखा है कि जो अभी on March 21, Brussels hosted the first ever nuclear energy summit and co-chaired by the Prime Minister of the Belgium. Okay, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हैं उनके भी जो डायरेक्टर जनरल है वो भी पार्टिसिपेट किए थे। ओके, तो ये कैसे इसका मेन स्टार्ट हुआ, यूएन में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहा था COP28 दुबई में हो रहा था, वहाँ पे इसका न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया गया था कि ये जब क्लाइमेट चेंज का गोल है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी नीड है और एज कंपेयर टू द एमिशन ऑफ द वो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत कम है। तो उसी में बोला गया है कि 2050 तक जो नीड होनी चाहिए कैपेसिटी वो 3 गुनी बढ़ानी चाहिए। क्यों है, यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियर पावर एमिट्स द 4 टाइम लेस कार्बन, रिन्यूएबल एनर्जी से कम है। आप कोल बेस से छोड़िए, रिन्यूएबल एनर्जी को माना जाता था क्लीन है, ये क्लीन में भी क्लीन है। लेकिन दिक्कत यही है कि इसके साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है बोला जाता है कि इससे जो रिस्क बहुत है कि अगर कभी इससे रेडिएशन हुआ, न्यूक्लियर पावर है द कैपेसिटी। एक चीज और है यहाँ पे कि अनइंटरप्टेड एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, धूप हुआ तो अच्छा एनर्जी, नहीं आया तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा होगा। यही बात उसका जो विंड का टरबाइन का भी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का है कि वो लगातार होगा, उसको एनर्जी मिलती रहे, यूरेनियम मिलती रहे, तो क्लाइमेटिक फैक्टर पे नहीं है और जोग्राफिकल भी नहीं है कि इसको आप समंदर के किनारे लगाइए या पहाड़ पे लगाइए, रेगिस्तान में लगाइए, ऐसा कोई नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्मॉल लैंड इम्प्रिंट, छोटे जगह में हो जाएगा, और लॉन्गर लाइफ साइकिल है। स्टार्टिंग में पैसे लगेंगे लेकिन एक बार अगर लग गया तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, तो मेन अभी क्या मेथड है, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR इसको कहते हैं, रेडिएशन प्रूफिंग इनटू द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड द एक्सटेंडेड फ्यूल साइकिल, ये इसकी जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बढ़ा दिया है। उसका एक तो जो स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर है वो उसकी कैपेसिटी मच स्मॉलर देन द ट्रेडिशनल है, तो कम पैसे लगेंगे तो इजीली है, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई जब कम पे बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट चीज बात कर रहे हैं कि रेडिएशन प्रूफिंग। रेडिएशन प्रूफिंग की मतलब जो रेडिएशन निकलेगा उसको हम मटेरियल लगा के उसको चारों तरफ से घेर के कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है, उसका जो सराउंडिंग एरिया में इम्पैक्ट है। एंड एक्सटेंडेड फ्यूल साइकिल मतलब एक फ्यूल को कई बार यूज करके रिप्रोसेसिंग करके उसको जो यूजेबिलिटी है वेस्ट कम कर सकते हैं। ओके, तो ये जितनी भी टेक्निकल एडवांसमेंट है कहीं ना कहीं ये और फिजिबल बना रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, और इसके जो प्रोटोटाइप स्टेज है उससे ही अभी 1/2 जो है रेडिएशन जो एमिशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो फंडिंग है वो नहीं आ पा रही है, ये दिक्कत है। जो लास्ट फंडिंग हुई थी वो 1959 में वर्ल्ड बैंक ने किया था, मल्टीनेशनल बैंक हो या कोई भी बैंक हो नहीं कर रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल को चूज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मॉडल कि कई बिजनेस मिलके या कई ब्रांचेज मिलके, बॉडीज मिलके उसको फंड करें, और ऐसा कोऑपरेटिव फंडिंग कहाँ कहाँ है, फ्रांस, साउथ कोरिया, रसिया, यूके में ये देखा गया है। फिनलैंड का एक मॉडल है कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल कॉल्ड द मनकाला, तो मनकाला भी काफी सक्सेसफुल रहा है। ओके, तो ये सब मेथड से हम वी कैन पे, और पे करने के बाद जितने भी उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओनरशिप शेयरिंग पे हो सकती है। तो ये एक काफी अच्छा मेथड है। तो ये यहाँ पे बात हुई है। चाइना इसमें बहुत लीड कर रहा है, अभी हो सकता है कि वो यूएस को भी छोड़ दे, इतनी तेजी से उनमें ग्रो हो रहा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर कॉमर्शियल प्लांट था वो पालघर तारापुर में है, तो प्लीज रिमेंबर उसकी भी कहीं ना कहीं रिलायबल एनर्जी एट द 2 पर किलोवाट लोअर देन द सोलर पावर टैरिफ, और जो अभी कुंडाकुलम में है वो तो और कम हो गया, इतना कम हो गया। दिस इज द लेवल। तो कहीं ना कहीं जो तुलना करें कि रिन्यूएबल एनर्जी इवन द कोल एनर्जी, तो उनका जो कैपेसिटी है और अफोर्डेबिलिटी है दोनों बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी
जो न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 1.6% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्यों इतना कम है? क्योंकि एक निगेटिविटी है कि अगर रेडिएशन फैलेगा तो जिंदगी भर के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा ऑलरेडी है। स्टिग्मा है, एक तो वेपनाइजेशन है कि एटम बम ही बन, उससे न्यूक्लियर बम बनेगा। ओके, रेडिएशन लीक वाला रेगुलेशन उसका सही नहीं है कि एक बार अगर डैमेज हुआ या अगर लीकेज हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये सब है। और उसके साथ ये लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है और स्टार्टिंग में बहुत पैसे लग जाते हैं। जैसे आपको घर बनाए और आप कोई कंपनी खोल ले, स्टार्टिंग में ही बहुत पैसे लग जाए तो वो कंपनी खोलने में ही दिक्कत होगी। इसीलिए नॉर्मल लोग कंपनी नहीं खोलते, क्योंकि कंपनी खोलने में ही बहुत पैसे लग जाते हैं, बाद में उसका फायदा होता है। ओके, तो अब इंडिया का जो प्लान अभी चल रहा है वो है कि ट्रिपल न्यूक्लियर कैपेसिटी हमको करना है। अभी 7,000 के आसपास है और 7 का 4 गुना आप करेंगे तो नियर अबाउट 3 गुना तो 22,000 मेगावाट के आसपास हम 2031-32 तक पहुंचना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, प्रोटोटाइप, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, इसीलिए इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। फास्ट ब्रीडर का मतलब कि अगर आप 1 किलो अगर आप यूरेनियम डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर देगा वो 1 किलो, और 2 किलो यूरेनियम बाहर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जितना फ्यूल देंगे उससे ज़्यादा बाहर आएगा, इसीलिए इसका नाम फास्ट ब्रीडर है। तो कहीं ना कहीं ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी के चांस ज़्यादा है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, व्हाई डिड पाकिस्तान कैरी आउट एयर स्ट्राइक इनटू द अफगानिस्तान। तो इसकी पूरी कहानी ये है कि अभी एक पाकिस्तान का वजीरिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पे सुसाइड बम से उनके सोल्जर का डेथ हुआ 7-8 का। फिर वहाँ पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वो गए, उन्होंने कहा बदला लिया जाएगा। अब बदला किसे लेंगे? उन्होंने बोला कि तालिबान साइड से जो अफगानिस्तान में है वहाँ से अटैक हुआ है। तो फिर उसके बाद वही एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया। तो आपको ये नहीं सिर्फ कन्फ्यूजन होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान में ही चल रहा है, उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन से ही दुश्मनी हो सकती है, रिलीजन सेम भी हो तो दुश्मनी हो सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भाई भाई लड़ जाते हैं, और अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो एक आदमी कहीं और का, वो अफ्रीका का होगा, एक आदमी रस्सा का होगा, उनमें भी बहुत घनिष्ठता हो जाती है। अलग रिलीजन, अलग एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक देखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रिटेलिएशन चल रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग करेंगे वो पक्तिका एंड खोस्ट, जो जगह का नाम है जहाँ पे अटैक हुआ है, उसको यूपीएससी प्रीलिम से पूछा जा सकता है। तो एक बार जस्ट उसको देखते हैं। ये अफगानिस्तान का एरिया है, पक्तिका है और ये खोस्ट है। तो यहाँ पे अटैक हुआ है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है। जो अफगानिस्तान का सुसाइड बम इन्होंने आरोप लगाया, ये वजीरिस्तान है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जो ये लाइन है इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ऐसे जो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान इससे परेशान है। पाकिस्तान खुद तालिबान को क्रिएट कर रहा था, वही तालिबान इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट। लास्ट में देखते हैं, ये मार्च फ्लैश पीएमआई सिग्नल ए शार्प राइज इन द आउटपुट, न्यू ऑर्डर्स एंड द हायरिंग। तो ये पीएमआई क्या है? इसको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। और ये जो मेजर करता है हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ओके, अगर ये अच्छा हो तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अच्छा है। तो कैसे है? इसको पॉइंट में हम नोट करते हैं, और पॉइंट में क्या होता है, इसको 50 के ही बेसिस पे करते हैं कि अगर 50 है तो ये हर मंथली बेसिस पे होता है। तो अगर इस मंथ का भी 50 है, अगले मंथ का भी 50 हो गया, मंथली बेसिस पे कंपाइलेशन होता है। तो इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, नेचर सेम है, ना आउटपुट घटा है ना बढ़ा है। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा हुआ है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है। तो इसके इंडेक्स में किस किस चीज़ को काउंट करते हैं कि न्यू ऑर्डर मिला कि नहीं, आउटपुट बढ़ा कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम्स ज़्यादा है कि कम है, स्टॉक ऑफ द परचेज कितना है। ओके,
तो इतनी चीजों को डिस्कस किया जाता है और कैसे ये अकाउंट में लाया जाता है। इसको करने के लिए जो हम सर्वे करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एट द प्राइवेट सेक्टर कंपनी, वहाँ वहाँ जाके हम उनसे पूछते हैं कि आपका कैसा ऑर्डर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आउटपुट घटा नहीं, उसके बेसिस पे हम उनको मार्क देते हैं 50 से आगे 50 से पीछे। जैसे इंडिया का अभी क्या है 50 से आगे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, 59 के करीब में है। मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का भी 60 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं दिस इज शोइंग ए गुड ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट, यही आज के न्यूज में है। दिस इज फॉर द जीएस पेपर 3। जो टॉपिक हमने पढ़े उस पर क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीलिम्स का, कुछ सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी हमें क्लियरिटी आए। कंसीडर फॉलोइंग वाटर रिलेटेड स्कीम प्रोग्राम इन इंडिया। पहला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दूसरा नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तीसरा मिशन अमृत सरोवर। हाउ मेनी ऑफ द अबव कम्स, ये कम्स है, यहाँ पे एस बाद में होगा ई के, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, नेशनल एक्वाफायर ये भी अल्टीमेटली जल शक्ति के ही परव्यू में है, और मिशन अमृतसर, तीनों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। तो आंसर जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया ऑफ द पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें हमने देखा था कि क्या हम मोर कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी कर रही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, जल शक्ति अभियान कैंपेन्स ले प्राइमरी emphasis ऑन ए वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी फ्लोराइड रिमूवल फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, cleaning of water pollution, cleaning of polluted river and the lakes, interstate water dispute resolution। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, डी तो हो ही नहीं सकता है, जो होगा ये वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और मैक्सिमम इसके अंदर में कैंपेन हम बता रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द PMKSY, किसी सिंचाई योजना, वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट, ओके, implemented by the Ministry of Rural Development, okay, focus on the groundwater recharge and restoration of ecological balance। तो वाटर सेट मैनेजमेंट हो गया, तो उसमें सब चीज आ गया, इकोलॉजिकल बैलेंस भी आ जाएगा, इरोजन से प्रोटेक्शन करेंगे हम, यहाँ तक कि लाइवलीहुड भी जनरेट करेंगे, तो दोनों ही सही हो गया, 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्कीम प्रोग्राम्स ऑफ देयर प्राइमरी फोकस एरिया। पहला हमने बोला है कि मिशन अमृत सरोवर है, इसका हमने कहा है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन द रेन फेड एरियाज, ओके, ये पेयर बताना है। वाटर सेट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर इज आर करेक्टली मैच, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3। मिशन अमृत सरोवर से हमने देखा था रिजुवनेट कर रहे हैं वाटर बॉडीज को, और 75 हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, पहला गलत हो गया। वाटर सेट मैनेजमेंट की हमने कही थी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी है इसके अंडर में। जो सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस था वो हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बोला था कि माइक्रो इरिगेशन के लिए फंडिंग करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो कहीं ना कहीं सी नन होगा आंसर, कोई सही से मैच नहीं है, गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग पैरामीटर, फर्स्ट आउटपुट, दूसरा न्यू ऑर्डर्स, थर्ड सप्लायर्स डिलीवरी टाइम्स, फोर्थ कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। हाउ मेनी ऑफ द एबव फैक्टर इज आर पार्ट ऑफ द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कैलकुलेशन, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4। तो इसमें देखेंगे कि एक नहीं है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ओनली 3, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। A PMI reading consistently below 50 is indicator of potential economic recession. B, second, PMI data is useful for the policy makers in formulating monetary and fiscal policy. Which of the above statement given above is are correct, only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। So the correct answer इसका जो होगा both है, क्योंकि अगर 50 से कम है लगातार तो रिसेशन ही होगा ना, जब आपका इकोनॉमी हमेशा कम दिखा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो गलत हो गया। अब जब रिसेशन अगर होने लगेगा, डेटा कंटिन्यू कम है, तो जो पॉलिसी होगी आरबीआई की या गवर्नमेंट की, आरबीआई पॉलिसी मॉनेटरी लेके आएगी, मॉनेटरी का मतलब कि
पैसे इंजेक्ट करना है अपना इंटरेस्ट रेट कम अधिक करके, तो वो देखेंगे तो वो भी अपना कम अधिक करेगा। फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी देखेंगे कि ये भी होगा। तो दोनों सही। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। So here we will conclude our session, and we have covered most of the area that is relevant for the today's news. Please solve all the questions. Please write the main answer. It is request from our side. Please do, and yes, please do the hard work. There will be a positive result at the end of the time. Okay. So yes, when you will be appearing into the prelims or the mains, you will get the miracle if you are consistent into the watching these videos, solving the question, and revising the notes. So this is all about for the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.